जय हिंद दोस्तों। करंट टेक्स्ट प्राइम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं ब्रजेश सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज 23 जनवरी है। 23 जनवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड आपके सामने लेकर के आया हूं। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। और हाँ, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 2026 में इकोसॉक ने कौन सी वर्षगांठ मनाई? इकोसॉक यानी यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसकी स्थापना 1945 में इसने अपनी 80वीं वर्षगांठ मनाई है। ऑप्शन डी सही है। अगला देख लेते हैं। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन से देश कर रहे हैं? कौन से देश कर रहे हैं? भारत और श्रीलंका। ऑप्शन सी सही है। 23 जनवरी 2026 को केंद्र सरकार ने किस महान स्वतंत्रता सेनानी की 129वीं जयंती मनाई? किसकी? सुभाष चंद्र बोस की। जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 को। 23 जनवरी 1897 को हुआ था। 2026 में उनकी 129वीं जयंती मनाई गई है। अगला देख लेते हैं इनका डिटेल। सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 में कटक उड़ीसा में हुआ था। इनकी जयंती को भारत सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाया। किसके रूप में? पराक्रम दिवस के रूप में। पिता का नाम जानकीनाथ बोस था, माता का नाम प्रभावती देवी था। इन्होंने ICS इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा 1920 में पास की थी। नेताजी ने ब्रिटिश सरकार की नौकरी ICS को बाद में त्यागपत्र दे दिया था। इनका प्रसिद्ध नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। और डिटेल देख लेते हैं। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी 21 अक्टूबर 1943 को। सबसे पहले इसकी मान्यता कौन दिया? किस देश ने? जापान ने। किसको? आज़ाद हिंद फौज की जब स्थापना की गई तो इस संगठन को जो मान्यता प्रदान किया सबसे पहला देश जापान था। नेताजी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम रखे थे शहीद, स्वराज और आज़ाद द्वीप। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। शहीद, स्वराज और आज़ाद द्वीप। नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। किसका नारा? दिल्ली चलो का नारा दिया था। आज़ाद हिंद फौज की जो महिला रेजिमेंट थी उसका क्या नाम था? झांसी की रानी रेजिमेंट। झांसी की रानी रेजिमेंट महिला रेजिमेंट का नाम था। झांसी की रानी रेजिमेंट की कमांडर कौन थी? कैप्टन लक्ष्मी सहगल। कौन थी? कैप्टन लक्ष्मी सहगल। नेताजी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कब चुने गए थे? 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में। कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसको नोट कर लीजिएगा। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष 1938 में हरिपुरा का जो अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्ष चुने गए थे। कब अध्यक्ष बने थे? 1939 में हरिपुरा अधिवेशन में दोबारा चुने गए थे। उसके बाद इन्होंने इसी के बाद त्यागपत्र दे दिया था। कांग्रेस से मतभेद के बाद नेताजी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की 1939 में स्थापना की। कब? 1939 में। नेताजी ने आज़ाद हिंद रेडियो के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन का प्रचार किया। कौन से माध्यम से? आज़ाद हिंद रेडियो के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन का प्रचार किया। आज़ाद हिंद फौज का आदर्श वाक्य था इत्तेहाद, एतिमाद और कुर्बानी, यानी एकता, विश्वास और बलिदान। इसका प्रमुख नारा था। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अच्छा, इनकी दुर्घटना जो है आधिकारिक रूप से मानी जाती है 18 अगस्त 1945 को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रही INA हेरिटेज प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? INA हेरिटेज प्रोजेक्ट, INA से जुड़े स्थलों का संरक्षण। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 जनवरी 2026 को रक्षा मंत्रालय ने किस अभियान से जुड़ा विशेष अभियान चलाया? अभियान वीरता से। अभियान वीरता। पराक्रम दिवस पर रक्षा मंत्रालय द्वारा युवाओं को प्रेरित करने हेतु अभियान वीरता चलाया। क्या? अभियान वीरता। कब? 23 जनवरी को। कौन सा दिन मनाया जाता है? पराक्रम दिवस। इसी के उपलक्ष्य में वीरता अभियान रक्षा मंत्रालय द्वारा चलाया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 जनवरी 2026 को शिक्षा मंत्रालय ने किस थीम पर विशेष अभियान चलाया? शिक्षा मंत्रालय भी चलाया। क्या चलाया? राष्ट्र प्रथम। पराक्रम दिवस पर युवाओं में राष्ट्रभक्ति बढ़ाने हेतु राष्ट्र प्रथम थीम पर अभियान चलाया गया। अगला देख लेते हैं। सॉरी। 23 जनवरी 2026 को रेलवे मंत्रालय ने किस नाम से विशेष ट्रेन अभियान चलाया? विशेष ट्रेन पराक्रम एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 जनवरी 2026 को किस राज्य सरकार ने नेताजी युवा प्रेरणा योजना शुरू की? युवा प्रेरणा योजना किस राज्य ने शुरू की? पश्चिम बंगाल ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में खबरों में रही आज़ाद हिंद रेडियो का ऐतिहासिक महत्व क्या रहा? INA का प्रचार माध्यम था। क्या था? INA का प्रचार माध्यम था। अगला क्वेश्चन।
हाल ही में लॉन्च की गई भारत की नई डिजिटल भुगतान प्रणाली का क्या नाम है, जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन को आसान बनाएगी? यूपीआई ग्लोबल। क्या है? यूपीआई ग्लोबल। भारत सरकार और एनपीसीआई द्वारा यूपीआई ग्लोबल को अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे सिंगापुर, भारत यूएई जैसे देशों में सीधा भुगतान संभव हो सकेगा। कौन कौन से देशों में? भारत सिंगापुर एक नंबर, और भारत यूएई जैसे देशों में सीधा भुगतान हो सकेगा। अगला देख लेते हैं। हाल ही में भारत का पहला एआई आधारित ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम किस शहर में शुरू किया गया? कहाँ पर? बेंगलुरु में। बेंगलुरु के स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करते हुए एआई आधारित ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम शुरू किया गया है। अगला देख लेते हैं। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने मिशन मिलेट्स को सबसे प्रभावी रूप से लागू किया? मिशन मिलेट्स, आप कहेंगे उड़ीसा को। ऑप्शन सी सही है। उड़ीसा सरकार ने मिलेट्स को श्री अन्न भी कहते हैं, को बढ़ावा देने में अग्रणी है। अगला देख लेते हैं। हाल ही में भारत टेक समिट 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? भारत टेक समिट का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। यह समिट भारत को ग्लोबल टेक लीडर के रूप में स्थापित करने हेतु आयोजित की गई थी। क्यों की गई थी? भारत ग्लोबल टेक लीडर के रूप में स्थापित हो जाए। अगला देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा कार्बन क्रेडिट मार्केट किससे संबंधित है? कार्बन क्रेडिट मार्केट पर्यावरण संरक्षण से। कार्बन क्रेडिट मार्केट का उद्देश्य प्रदूषण कम करने वाली कंपनियों को आर्थिक प्रोत्साहन देना। आर्थिक प्रोत्साहन देना किसको? जो कम प्रदूषण जनरेट करने वाली कंपनियां हैं। अगला देख लेते हैं। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ पहली बार रूपी ट्रेड मैकेनिज्म शुरू किया? रूपी ट्रेड मैकेनिज्म किसके साथ? रसिया के साथ। ऑप्शन बी सही है। रुपया रूबल व्यापार प्रणाली डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए अपनाई जा रही है। किसकी? डॉलर पर निर्भरता, डिपेंडेंसी डॉलर पर जो हो रखी है पूरी दुनिया की, उस पर कम करने के लिए रुपया रूबल व्यापार प्रणाली अपनाई जा रही है। अगला देख लेते हैं। हाल ही में भारत का पहला सोलर एक्सप्रेस हाईवे किस राज्य में प्रस्तावित है? सोलर एक्सप्रेस हाईवे बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश सरकार एक्सप्रेसवे के किनारे सोलर पैनल लगाकर ऊर्जा उत्पादित करने की योजना पर काम कर रही है। अगला देख लेते हैं। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। किसकी जयंती पर? सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर मनाया जाता है। 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? बालिका दिवस मनाया जाता है। बालिकाओं के अधिकार, शिक्षा और समानता के प्रति जागरूकता हेतु मनाया जाता है। डे ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के महत्व को वैश्विक स्तर पर दर्शाने हेतु, शिक्षा के महत्व को ग्लोबली लेवल पर दर्शाने हेतु इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन मनाया जाता है। 24 जनवरी को दो चीज मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है और इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन मनाया जाता है। 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, नागरिकों में मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए। और नेशनल टूरिज्म डे भी मनाया जाता है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। दो चीज मनाया जाता है 25 जनवरी को। 26 जनवरी को क्या मनाता है? आप जानते ही हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 1950 को संविधान लागू होने की स्मृति में। किसकी स्मृति में? संविधान लागू होने की स्मृति में। इंटरनेशनल कस्टम्स डे भी मनाया जाता है। सीमा शुल्क विभाग को के योगदान को सम्मान देने हेतु, जो सीमा शुल्क विभाग है वो जो काम कर रहा है, जो देश के विकास में उसका योगदान है, उसको सम्मान देने के लिए भी इंटरनेशनल कस्टम्स डे मनाया जाता है 26 जनवरी को। अगला मनाया जाता है 27 जनवरी को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे। यहूदियों के जो नरसंहार हुआ था उसकी उनके जो पीड़ित हैं उनकी स्मृति में 27 जनवरी को इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे मनाया जाता है। 28 जनवरी को मनाया जाता है डेटा प्राइवेसी डे। डिजिटल युग में डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के प्रति जागरूकता हेतु डाटा प्राइवेसी डे मनाया जाता है। ठीक है। 29 जनवरी को क्या मनाया जाता है? इंडियन न्यूज़पेपर डे। इंडियन न्यूज़पेपर डे। भारत के पहले समाचार पत्र कौन सा था? हिक्की गजट की शुरुआत 1780 में हुई थी। इसी की स्मृति में इंडियन न्यूज़पेपर डे मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा इसको। भारत का पहला अखबार कौन सा था? हिक्की गजट। कब शुरू हुई थी? 1780 में। 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर। वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे, उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों के प्रति जागरूकता हेतु कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। 31 जनवरी को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल जेब्रा डे, विश्व जेब्रा डे मनाया जाता है।
जिब्रा संरक्षण और जैव विविधता की जागरूकता हेतु। किसके लिए? जिब्रा संरक्षण और जैव विविधता की जागरूकता हेतु। अगला देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि हम कुछ ऐसे क्वेश्चन जो यूपी से रिलेटेड हैं उसको इस वीडियो में डालना शुरू कर दिए हैं करंट अफेयर के साथ। आइए देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी का प्रवेश किस जिले में होता है? गंगा नदी जब उत्तराखंड से निकलती है तो उसका सबसे पहले प्रवेश किस जिले में होता है? आप कहेंगे बिजनौर में। गंगा नदी उत्तराखंड से निकलकर यूपी के बिजनौर में प्रवेश करती हैं। यमुना नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ प्रवेश करती हैं? सहारनपुर में। कहाँ? सहारनपुर में। यमुना नदी हरियाणा से होते हुए यूपी के सहारनपुर में प्रवेश करती है। कहाँ? सहारनपुर में। और गंगा कहाँ प्रवेश करती थी? बिजनौर में। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? घाघरा नदी। सबसे लंबी नदी है उत्तर प्रदेश की कौन सी? घाघरा नदी। गोमती नदी जो है उसका उद्गम स्थल कहाँ है? पीलीभीत में। कहाँ है? पीलीभीत। गोमती नदी किनारे ही लखनऊ बसा हुआ है। गोमती नदी का उद्गम स्थल पीलीभीत जिले के फुलहार झील क्षेत्र से होता है। कहाँ से? फुलहार झील क्षेत्र से होता है। अगला देख लेते हैं। रामगंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? रामगंगा नैनीताल से। रामगंगा नदी का उद्गम स्थल है नैनीताल, उत्तराखंड से होता है। कहाँ से? नैनीताल उत्तराखंड से होता है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। गंगा के मैदान में स्थित होने के कारण यह जलोढ़ मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है। अगला देख लेते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बुंदेलखंड में लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। तराई क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? उपजाऊ मिट्टी। तराई क्षेत्र में उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। तराई क्षेत्र की मिट्टी अत्यंत उपजाऊ होती है। अगला देख लेते हैं। विंध्याचल पर्वत श्रेणी यूपी के किस भाग में स्थित है? आप कहेंगे दक्षिण में। कहाँ होता है? दक्षिण में। बुंदेलखंड का पठार किस राज्य के साथ साझा है? किस राज्य के साथ सटा हुआ है? मध्य प्रदेश के साथ। किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ। बुंदेलखंड का पठार यूपी और मध्य प्रदेश दोनों के मध्य फैला हुआ है। अगला देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस ऋतु में होती है? वर्षा ऋतु में। कब होती है? वर्षा ऋतु में। कब से कब तक? जून से सितंबर तक मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। जून से सितंबर तक यूपी में सबसे अधिक वर्षा होती है। अगला देख लेते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी में। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस मंडल में है? मिर्जापुर मंडल में। मिर्जापुर सोनभद्र वन क्षेत्र सबसे अधिक है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर और सोनभद्र क्षेत्र में वन सबसे अधिक है। कहाँ पर? मिर्जापुर और सोनभद्र में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? गेहूं। क्या है? गेहूं। अच्छा, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है। नंबर 1 है पूरे इंडिया में। ठीक है। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? प्रथम। गन्ना में भी फर्स्ट नंबर पे है। ठीक है। गेहूं में फर्स्ट हो गया और गन्ना में भी फर्स्ट हो गया। अगला देख लेते हैं। तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? तराई में चावल। सॉरी। तराई क्षेत्र में नमी युक्त भूमि के कारण धान की खेती सबसे अधिक की जाती है। किसकी? धान की खेती। उत्तर प्रदेश में कोयला कहाँ पाया जाता है? सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर? सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में सबसे अधिक कोयला पाया जाता है। सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? सोनभद्र। सोनभद्र में चूना पत्थर सबसे अधिक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? चूना पत्थर, जिससे सीमेंट उद्योग विकसित हुआ है। चूना पत्थर जहाँ रहेगा सीमेंट में प्रमुख कंपोनेंट है। इसका यूटिलाइज किया जाता है किसमें? सीमेंट बनाने में। सीमेंट मेकिंग में इसका प्रमुख रूप से इस्तेमाल होता है। अगला देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है? वाटरफॉल सबसे ऊंचा कौन सा है? राजदरी। राजदरी कहाँ? चंदौली में पड़ता है। सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है उत्तर प्रदेश का। अगला देख लेते हैं। चंबल नदी उत्तर प्रदेश के किस भाग में बहती है? चंबल नदी दक्षिणी भाग में। चंबल नदी आगरा इटावा क्षेत्र दक्षिण पश्चिम यूपी से होकर बहती है। कहाँ से? आगरा और इटावा क्षेत्र से होकर बहती है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? लखीमपुर खीरी है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? हापुड़। कौन सा है?
हापुड़। हापुड़ सबसे छोटा जिला है और लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के आधार पर। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विस्तार किस अक्षांश के बीच है? तो आप कहेंगे 24 डिग्री नॉर्दर्न से लेकर के 31 डिग्री नॉर्दर्न के बीच में स्थित है। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।